इस वीडियो में क्रिम्सन रीसेट के पार्ट 3 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अचानक पर्टेक रबान के कंधे पर हाथ रखता है और उसे रबान कहकर बुलाता है। फिर उसी पल वह उसके चेहरे पर एक जबरदस्त मुक्का मारता है, सबके सामने। मुक्का इतना भारी होता है कि रावण हवा में उछलकर दूर जमीन पर गिरता है। पार्टेक झुककर माफी मांगता है। मेरे रिक्रूट की बदतमीजी के लिए क्षमा करे। हमारा एमसी कहता है, माफी वाफी छोड़ो, बस कोई जगह ढूंढो और बैठ जाओ। उसे पता है कि अब उसकी आइडेंटिटी की वजह से लोग अक्सर उस पर शक करेंगे और अनावश्यक सस्पिशन से बचने के लिए उसे जल्द से जल्द नाइट बनना पड़ेगा। रावण होश में आता है, समझ ही नहीं पाता कि क्या हुआ। वह उलझन में उठता है और पार्टेक पूछता है कि वो एक नाइट से ऐसे कैसे सवाल पूछ सकता है। पार्टेक उसे डांटते हुए कहता है, मूर्ख, तुझे जीने की इच्छा नहीं है क्या? तेरी जान बचाई है मैंने, तुझे तो शुक्रिया बोलना चाहिए। पार्टेक फिर गंभीर होकर पूछता है, तुझे अंदाजा है कि उसकी क्लोक की कीमत कितनी है? पता चलता है कि ये हाई क्लास क्लोक है जो सुपर रेयर लाइनथ्रोप लेदर से रीइंफोर्स्ड है। सबसे सस्ता भी 10 सिल्वर कॉइन से ऊपर, जो रबान की सैलरी से 3 गुना है। और ऊपर से वो रीडिंग भी जानता है, मतलब वे कोई साधारण आदमी नहीं। पार्टेक बताता है कि एमसी अभी तलवार निकालने ही वाला था, बस 1 सेकंड और देर होती तो रावण का सर उड़ चुका होता। रावण हैरान रह जाता है कि पार्टेक ने इतना डिटेल में कैसे देख लिया। लीडर बताता है, मैंने उसकी हर हरकत देखी। उसने क्लोक के अंदर हाथ डाला था सोड ड्रॉ करने के लिए। पार्टेक कहता है, तुम्हें अंदाजा नहीं कि एक नाइट कितना खतरनाक हो सकता है। वे बचपन से वुडन सोर्ड से ट्रेनिंग करते हैं, अननोन डंजन्स में जाते हैं, मॉन्स्टर्स मारते हैं और बहुत खून बहाने के बाद ही नोबल्स उन्हें स्पेशल सेरेमोनी में नाइट बनाते हैं। पार्टेक आगे कहता है, नाइट होने का झूठ बोलना गंभीर क्राइम है और जो आदमी 20 साल की उम्र में खुद को नाइट बताता है उसके पास काफी स्किल्स होती हैं। रबान पूछता है, तो क्या वह स्क्वाड लीडर से भी स्ट्रांग है? पार्टेक बोलता है, प्रॉबेबली। वह यह भी कहता है कि सुना है एक नया डंजन खुलने वाला है। हमारा एमसी ये सब सुन लेता है और समझता है कि नाइट टाइटल कितना वेट रखता है। उसे यह भी अजीब लगता है कि टिरविन फैमिली अपने सोल्जर्स की जगह मर्सनरीज को क्यों हायर कर रही है। अचानक हमारा एमसी मर्सनरीज की ओर बढ़ रहा है। एमसी मुस्कुराकर पार्टेक के पास जाकर उससे कहता है, सुना है तुम कास्टल जा रहे हो, तो क्यों न साथ चले? रावण एमसी की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। पार्टेक पूरी तरह कंफ्यूज्ड चुपचाप हाँ कर देता है। कुछ दिनों बाद वे टिरविन स्टेट के गांव मार्टेल्ला पहुंचते हैं। एमसी को राहत होती है कि मर्सनरीज उसकी कहानी मान गए, लेकिन असली मुसीबत अब शुरू होने वाली थी। मिरियन प्रकट होती है और बताती है कि उसने मर्सनरीज पर जासूसी की। उसे पता चला लॉर्ड टिरविन की तबीयत इतनी खराब है कि वे कभी भी गुजर सकते हैं और एक नया डंजन मिला है, लेकिन परिवार के पास उसे एक्सप्लोर करने के पैसे नहीं हैं। एमसी नए डंजन के विचार पर सोच में पड़ जाता है। मिरियन पूछती है, लॉर्ड टिरविन मर गए तो फेलिड का क्या होगा? बेचारा फिर से अनाथ हो जाएगा। एमसी ठंडे मन से कहता है, वह मेरी प्रॉब्लम नहीं। फेरी चिल्लाने लगती है। उसे डर है कि फेलिड को उसके भाई यूं ही मार देंगे। तभी हमारा एमसी समझता है कि लॉर्ड टिरविन ने फेलिड को बुलाया है उसे आखिरी बार देखने के लिए, और यहीं से दोनों की किस्मत बदलने वाली है। कुछ और सफर के बाद वे पहुंचते हैं कास्टल ऑफ रोज, लॉर्ड टिरविन का शानदार किला। अंदर प्रवेश करते ही वे उसकी भव्यता देख दंग रह जाते हैं। मिरियन उत्साहित होकर कहती है, एमसी को भी रैंक्स चढ़कर ऐसे कास्टल में रहना चाहिए। एमसी कहता है, चुप रहो और अंदर चलो। अचानक एक गार्ड उन्हें रोकता है। किले में आने का मकसद? पार्टेक खुद को पेलिन गिल्ड का मर्सनरी बताता है। तभी एक सुनहरे बालों वाला आदमी आता है। वह खुद को कमारा लॉर्ड टिरविन का पुत्र बताता है। वह पूछता है, मालकाट में है? पार्टेक कहता है, हाँ। कमारा एमसी को देखकर पूछता है, तुम वहां क्यों खड़े हो? एमसी परिचय देता है, मैं नाइट जैन यूजीन हूँ। कमारा चौंक जाता है। यूजीन जैसे ही फेलिड का परिचय देने लगता है, उसका भाई वर्थिल आता है। एमसी उसकी आवाज पहचान लेता है, वही जिसने उसके अतीत को दर्द और नफरत से भर दिया था। वर्थिल गर्व से भरकर कहता है कि यह किले की सुरक्षा का उसका कर्तव्य है। उसके चेस्ट पर रोज एम्बलम चमक रहा होता है। एमसी को वह आवाज कभी नहीं भूल सकती। उसे याद आता है कि कैसे जंगल में छुपे होने पर वर्थिल और जुंग गिरित ने उसका बेहद क्रूरता से पीछा किया था। एमसी घूरता है, नफरत और प्रतिशोध से भरी आंखों के साथ। वर्थिल टिरविन परिवार का दूसरा बेटा और डायरेक्ट लाइनेज का नाइट है। कमारा पूछता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? वर्थिल व्यंग्य से बोलता है, तुम अच्छी तरह जानते हो। दोनों भाई बहस में पड़ जाते हैं। एमसी उनकी बातचीत काटकर विलेज चीफ का लेटर दे देता है, मैं उसके आदेश पर आया हूँ। वर्थिल गांव का नाम सुनकर चकित हो जाता है।
और एमसी को सस्पिशियस नजरों से देखता है। कामारा भाई से लेटर छीन कर पढ़ता है। उसे विलेज चीफ का नाम पहचान में आ जाता है। लेटर पढ़ते ही वह शॉक हो जाता है क्योंकि उसमें मर्सनरीज की मौत का जिक्र था। तभी उसे समझ आता है कि फेलिड उसके पिता का इलेजिटिमेट सन है। फेलिड शर्माते हुए इंट्रोड्यूस करता है। कामारा उसे मॉकिंग स्माइल देता है। कामारा कहता है कि वे फेलिड की प्रतीक्षा कर रहे थे और पिता उसे मिलना चाहते हैं। तभी वर्थिल फेक स्माइल के साथ कहता है, उसे ले जाओ, नहला धुला कर तैयार करो। फेलिड को गार्ड्स ले जाते हैं। वर्थिल उसे तिरस्कार से देखता है। एमसी बीच में रोक कर बोलता है, पहले रिवॉर्ड की बात करेंगे। वह लॉर्ड टिरविन से मिलने की मांग करता है, लेकिन वर्थिल तुरंत मना कर देता है, यह असंभव है। वह कहता है कि उसके पिता की हालत क्रिटिकल है और एमसी को गोल्ड देकर जाने की पेशकश करता है, लेकिन एमसी पीछे नहीं हटता। मैंने फेलिड को लाने में बहुत मुश्किलें झेली हैं। वर्थिल उसे धमकाता है, मुझे दोबारा बोलने मत देना। कामारा बीच बचाव करता है, एक छोटा सा मीटिंग देने में क्या समस्या है। लेकिन वर्थिल कहता है, पिता होश में रहने के काबिल नहीं, वह किसी अजनबी को नहीं मिल सकते। दोनों भाई बहस और तानाबाजी में उलझ जाते हैं। वर्थिल गुस्से से कमर को देखता है, मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर मत पेश कर। कामारा हमारे एमसी से माफी मांगता है अपने भाई की हरकत और वहां हुए सीन के लिए। एक फेक स्माइल के साथ वह गुड बाय कहता है और एमसी से कहता है, सेफली घर पहुंच जाना। फिर वह फेलिड के पास जाकर कहता है कि वह उसे कासल में गाइड करेगा क्योंकि अब वह उसका न्यू ब्रदर है। यह देखकर हमारे एमसी को यकीन हो जाता है कि कामारा भी बिल्कुल नहीं चाहता कि वह लॉर्ड से मिले। अचानक एक भारी गूंजती आवाज सुनाई देती है, टिरविन परिवार का दूसरा बेटा कहाँ है? एक रेड हेयर्ड मसल बाउंड आदमी आता है जो अपने कंधों पर दो लोगों को उठाए चला आ रहा होता है। वह दोनों को जमीन पर पटक देता है और विकेट ग्रिन के साथ कहता है, इन्हें विलेजर्स को लूटते हुए पकड़ा है, एक को सबके सामने सजा देनी पड़ेगी। वर्थिल झुंझला जाता है क्योंकि वे लोग सिर्फ डंजन के लिए हायर किए गए अस्थायी मर्सनरीज थे। वर्थिल सुझाव देता है, अंदर चलकर बात करें, यहाँ सबकी नजरें हैं। पार्टेक उस आदमी को पहचान जाता है, क्या यह फेमस सर गैल्फ्रेडिक नहीं है? मैग उत्सुक होकर पूछता है, तुम उसे जानते हो? पार्टेक समझाता है, गैल्फ्रेडिक ने एवरग्रो फैमिली द्वारा आयोजित एक बड़े टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल किया था। वही बेहद प्रॉमिसिंग नाइट है, स्ट्रेंथ टेक्निक सब में असाधारण। और टूर्नामेंट के दिन उसने अकेले 1000 से ज्यादा कॉम्पिटिटर्स को हरा दिया था। पार्टेक सोचता है कि इतना शक्तिशाली आदमी यहाँ क्यों आया है। उसे शक है कि रीजन वही नया डंजन है, क्योंकि सबसे पहले डंजन कॉन्कर करने वाला बहुत फेम पाता है और यह काम रिस्क से भरा होता है। शायद गैल्फ्रेडिक इसी बहाने किसी बड़ी नोबल फैमिली द्वारा नाइटेड होना चाहता है। मैक्सी फिर पार्टेक से पूछता है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट आज खत्म हो रहा है? फिर वह मुस्कुराकर मर्सनरी लीडर को नया जॉब ऑफर देता है। कामारा बाहर अपने भाई को उसके साथ देख समझ जाता है कि उसका भाई वर्थिल डंजन क्लियर करके अपना पब्लिक सपोर्ट बढ़ाना चाहता है। सीन शिफ्ट होता है। कामारा अपने ऑफिस में सोच रहा होता है कि वो किसे हायर करे। वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। तभी सर्वेंट आता है, सर यूजीन आपसे मिलना चाहते हैं। कामारा याद करता है, यही नाइट फेलिड को लाया था। वह उसे अंदर बुलाता है। एमसी प्रवेश करता है और कामारा दिखावे के तौर पर स्वागत करता है। कामारा कहता है, फेलिड सुरक्षित है और तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा। वह एमसी का आभार व्यक्त करता है कि उसने भाई के सामने लेटर सौंपा, इससे उसकी इज्जत बनी रहती है। एमसी कहता है, मैं तो लॉर्ड से मिलने आया था, मैंने किसी तीसरे व्यक्ति की उम्मीद नहीं की थी। अब कामारा स्थिति समझने लगता है और पूछता है, क्या तुम मेरे पिता से मिलना चाहते हो? एमसी कहता है, नहीं, मेरे पास एक प्रपोजल है। यूजीन कहता है, मुझे डंजन सबजुगेशन स्क्वाड में शामिल किया जाए। कामारा गंभीर निगाहों से उसे देखता है। वो अपनी हंसी रोककर खड़ा रहता है। अचानक कामारा जोर से हंसने लगता है। एमसी का प्रपोजल उसे बेहद फनी लगता है। वह मॉकिंगली पूछता है, क्या तुम सच में नाइट हो? फिर वह दोबारा सवाल दोहराता है, स्पष्ट रूप से एमसी की एबिलिटीज पर शक जताते हुए। वह कहता है कि उसने 5 बैंडिट्स की घटना सुनी है और पूछता है कि क्या एमसी सिर्फ रेपुटेशन चाहता है। एमसी शांत स्वर में जवाब देता है, तुम्हारे लिए यह डील लॉस नहीं है। फिर एमसी अपनी मांग रखता है, 100 सिल्वर कॉइन्स और डंजन लूट का आधा हिस्सा। कामारा दंग रह जाता है क्योंकि यह कीमत मार्केट प्राइस से बहुत कम है। एमसी मुस्कुराकर कहता है, जल्दी में तुम हो, मैं नहीं। कामारा पूछता है, तो तुम आखिर चाहते क्या हो? हमारा एमसी फिर से वही ऑफर दोहराता है। कामारा को यह प्रस्ताव बहुत सस्ता लगता है, जिससे उसका शक और बढ़ जाता है। वह सोचता है कि नाइट्स ऑनर के लिए जीते हैं और एमसी के पास कोई बैकिंग नहीं है, सो अगर वह पैसे नहीं चाहता तो उसके लिए ग्लोरी ही सब कुछ होगी। वह एमसी के बारे में सुनी सारी बातें याद करने लगता है। एमसी मुस्कुराकर फिर कहता है, जल्दी में तुम हो, मैं नहीं। कामारा उसकी ऑडेसिटी पर हैरान रह जाता है।
एक नाइट का इस तरह बात करना चौंकाने वाला था, लेकिन कुछ ही पल बाद वह मुस्कुराने लगता है। उसे एहसास होता है कि एमसी बहुत चालाक, बहुत सोच समझकर बोलने वाला और किसी भी सामान्य नाइट जैसा नहीं है। आखिरकार कमारा डील मान लेता है, क्योंकि इतनी अच्छी ऑफर ठुकराने की वजह ही नहीं थी। वह हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाता है। वह सोचता है कि मैजिक स्टोन्स प्यूरिफाई करना मुश्किल है, लेकिन मॉन्स्टर पार्ट्स महंगे बिकते हैं। पार्ट एक फिर सुझाव देता है, मैं तुम्हें एक गिल्ड से मिलवा दूंगा। डंजन के बाद बस मॉन्स्टर पार्ट्स मांग लेना, ताकि लॉर्ड कमारा के पास डील से मना करने का कोई कारण न हो। दूसरी तरफ वर्थेल गलफ्रेडिक से शिकायत करता है, डंजन बच्चों की खेलने की जगह नहीं है, अंदर एक गलती और सीधे मौत। मैं किसी एमेचर को टीम में नहीं लूंगा, खासकर उस आदमी को जिसे मेरे भाई ने ढूंढा है। वह ये भी बताता है कि कमारा के लोकल नोबल से कोई खास संबंध नहीं है। गलफ्रेडिक शांत भाव से जवाब देता है, अगर समस्या है तो जाकर उस नाइट से खुद बात करो। तभी कमारा आगे आता है और कहता है कि वह अभी नए नाइट से बात कर रहा था। वह एमसी यानी यूजीन और मर्सनरीज का परिचय कराता है। वर्थेल शॉक हो जाता है, उसे पता नहीं था कि वही आदमी मर्सनरी लीडर है। मॉकिंग स्माइल के साथ वह कहता है, हम किसी अजनबी को नहीं ले सकते, खासकर उसे जिसकी कोई स्किल नहीं। लेकिन कमारा तुरंत बीच में बोलता है, मैं उसकी स्किल्स की गारंटी दे सकता हूँ। वह बताता है कि उसके नए भाई ने बॉर्डर पर हुई बैंडिट घटना के बारे में बताया और सुना है कि एमसी ने सिर्फ एक डैगर से 5 बैंडिट्स को खत्म किया। अचानक गलफ्रेडिक एक डैगर सीधे एमसी पर फेंक देता है। एमसी तेजी से डॉज करता है और वही डैगर दीवार में गाड़ देता है। हथियार उसके चेहरे को हल्का काटता हुआ पीछे लकड़ी में धंस जाता है। गलफ्रेडिक मुस्कुराता है और एमसी के पास आता है, स्पष्ट रूप से उसे प्रोवोक करने के लिए। वह आधा मजाक आधा चुनौती देते हुए कहता है, माफ करना, पहले थोड़ा रूड हो गया था, लेकिन तुम यंग मास्टर जैसे लगते हो, इतनी फेयर स्किन, इतनी स्मूथ। एक विकेट ग्रिन के साथ वह उसे चैलेंज करता है, दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। कासल कोर्टयार्ड में सभी के सामने दोनों ड्यूअल की तैयारी करने लगते हैं। खबर आग की तरह फैल जाती है, सर गलफ्रेडिक का ड्यूअल होने वाला है। भीड़ उत्साहित, कुछ कहते हैं क्या वह इंसान भी है। बेयर हैंड से मॉन्स्टर्स फाड़ देता है। सबको यकीन है कि तीसरे नंबर के टूर्नामेंट चैंपियन को कोई नहीं हरा सकता। भले ही उन्हें एमसी का नाम न पता हो, वे उस पर दया महसूस करते हैं। लेकिन हमारा एमसी बिल्कुल शांत, पूरा कॉन्फिडेंस लिए तैयार खड़ा है। गलफ्रेडिक मुस्कुराते हुए अपनी सोर्ड निकालता है और गंभीरता से स्टैंस लेता है। एमसी भी शांत एक्सप्रेशन के साथ उसकी आंखों में देखता है। फिर वह थोड़ा पीछे हटकर ड्यूएल के लिए तैयार खड़ा हो जाता है। अचानक चांसी अपनी सोर्ड जमीन पर उठा लेता है। गलफ्रेडिक यह देखकर स्टन रह जाता है। एक अधिकारी हाथ उठाकर घोषणा करता है, फाइट शुरू करने के लिए तैयार है। गार्ड विशाल घंटी बजाता है और ड्यूएल आधिकारिक रूप से शुरू हो जाता है। एमसी पूरी रफ्तार से अपने ओपोनेंट की ओर दौड़ पड़ता है। कुछ ही पलों बाद दोनों की तलवारें आपस में टकराती हैं और चिंगारियां उड़ती हैं। तलवारों के टकराने की आवाज पूरा कोर्टयार्ड गूंज देती है। लड़ाई तेज होती जाती है। दोनों कम्बैट अरीना में बिजली की तरह घूम रहे हैं। गलफ्रेडिक मुस्कुराकर उसे संकेत देता है और जोर से एक के बाद एक हैवी ब्लोस से एमसी थोड़ा पीछे धकेला जाने लगता है। रबान उत्साहित होकर पूछता है, क्या यूजीन जीत रहा है? फार्टिक कहता है, नहीं सर, गलफ्रेडिक उसे ऐसा करने का मौका दे रहे हैं। गलफ्रेडिक मुस्कुराकर सोचता है, उसकी फाइटिंग स्टाइल रफ है, कोई पैटर्न नहीं, बहुत वाइल्ड और पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल। गलफ्रेडिक समझ जाता है। उसी क्षण गलफ्रेडिक मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारा नाइट होने का दावा पूरा झूठ है ना? और यहीं हमारा ये चैप्टर खत्म होता है।